नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कुमार ओनिस और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। तो पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इस वीडियो में हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सारे सवाल अपने आप में अति महत्वपूर्ण। और इसके पहले हिस्ट्री का सेट 1 2 आपको मिल चुका है, जो कि जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, और ये आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का। और इसके बाद जो है आपके सारे सब्जेक्ट के मिक्सअप जो है वीडियो मिलेंगे, ठीक साथियों। इसके बाद जो है आपको 150 नंबर का, जैसे कि आपको एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें पेडागोजी भी रहेगा, रीजनिंग वगैरह भी, जनरल मैथ भी। तो इन सब को मिक्सअप करके जो है ना 150 नंबर के, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आप जो है एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, और वो सारे सवाल जो है आपको रियल नॉलेज वर्ल्ड के वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे, और उसका लिंक मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। सबसे पहले आज का पहला सवाल, और ये सारे सवाल जो है अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी जरूर दीजिएगा कि कितना आप सही बना पाए। पहला सवाल, भारत को आज़ादी कब मिली? भारत को आज़ादी कब मिली, यानी कि इंडिया आज़ाद कब हुआ साथियों? बताइए कब हुआ था ये? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर 3। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। 15 अगस्त 1947। सवाल नंबर 2 है आपका। लास्ट में आप सबको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? साथियों आज जो है आवाज़ में थोड़ी सी वेरिएशन आपको महसूस हो सकता है, क्योंकि थोड़ी सी आज मेरी तबीयत खराब है। फिर भी क्लास ले रहा हूँ ताकि आप लोगों का काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट हो। भारत का संविधान कब लागू हुआ? बताइए साथियों कब हुआ ये? तो 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 4। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया था, कश्मीर को छोड़ करके। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथियों इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 1। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। भीमराव अंबेडकर जो थे ना, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सवाल आपका आ ही गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 2। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। जनतंत्र में किसका किस पर शासन है? जनतंत्र में किसका किस पर शासन है? नौकरशाही का जनता पर, राजा का जनता पर, अधिनायक का जनता पर, या जनता का जनता पर? तो जनतंत्र में जो है ना, जनता का जनता पर शासन होता है, ऑप्शन नंबर 4। और एक काफ़ी फेमस आपका सेंटेंस है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी का, कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये अब्राहम लिंकन ने कहा भी था। सवाल नंबर 6 है आपका। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु, प्लेटो, लिंकन, या लास्की? तो अरस्तु ने कहा था, ऑप्शन नंबर 1 अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। सवाल नंबर 7 है आपका। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के दो शब्दों से बना है? डेमोक्रेसी शब्द जो है किस भाषा के दो शब्दों का योग है? रोमन, लैटिन, ग्रीक, या संस्कृत? तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है ना, ये ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेसिया से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 डेमोस और क्रेसिया से बना है डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से मिलती जुलती शासन प्रणाली है? भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से मिलती जुलती शासन प्रणाली है? चीन, अमेरिका, रूस, या इंग्लैंड? तो इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 4। भारत की जो शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन से, इंग्लैंड से काफ़ी मिलती जुलती है, ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। सवाल नंबर 9। समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? लेनिन, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, या माओ त्से तुंग? समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन नंबर 2। और दास कैपिटल नामक बुक के लेखक भी कार्ल मार्क्स, काफ़ी फेमस बुक है इनका, ठीक है। तो दास कैपिटल के लेखक भी कार्ल मार्क्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो समाजवादियों का बाइबल भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। कार्ल मार्क्स को बोलते हैं समाजवाद का जनक। सवाल नंबर 10 है आपका। भारत में किस समाजवाद की स्थापना की गई है? भारत में किस समाजवाद की स्थापना की गई है? लोकतांत्रिक समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद, पूंजीवादी समाजवाद, या अच्छा समाजवाद? भारत में किस प्रकार के समाजवाद की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन नंबर 1। भारत में जो है ना, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की गई है, तो ऑप्शन नंबर 1
और आज जो है साथियों थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, थोड़ी सी मेरी तबीयत आज अच्छी नहीं है। भारत के राष्ट्रीय झंडे में श्वेत रंग किस बात का प्रतीक है? भारत के राष्ट्रीय झंडे में श्वेत रंग किस बात का प्रतीक है? साहस, सांत्वना, विश्वास, सत्य और शांति। तो भारत के राष्ट्रीय झंडे में जो है ना श्वेत रंग सत्य और शांति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 4 सत्य और शांति का ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक था? बताइए कब से कब तक होगा ये? तो ये आपका था 2007 से 2012, ऑप्शन नंबर 4 2007 से 2012 था आपका टेन्योर 11वीं पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन नंबर 4। और यदि सवाल आपका आ जाए कि 12वीं जो था पंचवर्षीय योजना इसका समय काल जो है कब से कब तक था, तो देखिए 12वीं बोलेगा ना, तो 12वीं अब काफ़ी आसान है। 12वीं जो है आपका 2012 से 17 है, 2012 से 17, तो 12वीं आपका शुरू होता है 12 में ही, ये भी आप। सवाल नंबर 13 है आपका, लिच्छवियों के गणराज का क्या नाम था? लिच्छवियों के गणराज का क्या नाम था? मानव, औधे, अरवुनायन या वैशाली? तो वैशाली था, ऑप्शन नंबर 4 वैशाली जो था ना लिच्छवी का गणराज था, तो ऑप्शन नंबर 4 वैशाली यहाँ पे आ जाएगा। सवाल नंबर 14 है आपका, संविधान की प्रस्तावना का मुख्य कार्य क्या है? संविधान की प्रस्तावना का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय लक्ष्य को स्पष्ट करना, संविधान की व्यवस्था करना, प्रस्तावना करना या उद्देश्य बताना। तो राष्ट्रीय लक्ष्य को स्पष्ट करना जो है ना संविधान की प्रस्तावना का मुख्य कार्य, ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय लक्ष्य को स्पष्ट करना ही संविधान की प्रस्तावना का मुख्य कार्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो भारतीय जो व्यवस्था है ना यहाँ पे आपका संविधान को सर्वोच्च माना गया, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च माना गया है, ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। जनतंत्र में गुण की अपेक्षा अन्य किस पर अधिक जोर दिया जाता है? जनतंत्र में गुण की अपेक्षा अन्य किस पर अधिक जोर दिया जाता है? नागरिकों पर, धन पर, संख्या पर या किसी पर नहीं? तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? संख्या पर, ऑप्शन नंबर 3। जनतंत्र में गुण की अपेक्षा जो है ना संख्या पर अधिक जोर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। जनतंत्र मूलतः कहाँ का विचार है? जनतंत्र मूलतः कहाँ का विचार है? भारत का, रूस का, पूर्व का या पश्चिम का? जनतंत्र मूलतः कहाँ का विचार साथियों? तो ये पश्चिम का है, ऑप्शन नंबर 4। और आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर सोच सकते हैं। सवाल नंबर 18 है आपका, जनतंत्र में शासन की सत्ता किनमें निहित रहती है? जनतंत्र में शासन की सत्ता किनमें निहित रहती है? राजा में, अधिनायक में, जनता में या सेना में? तो जनतंत्र में जो है ना शासन की सत्ता तो किसमें किनमें रहती है? तो जनता में ही रहती है, ऑप्शन नंबर 3 जनता में ही रहती है, ऑप्शन नंबर 3 इज जो राइट आंसर। जनतंत्र में शासन की सत्ता जनता में ही रहती है, क्योंकि जनतंत्र जो है लोकतंत्र ये जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये अब्राहम लिंकन ने ऐसा कहा था। सवाल नंबर 19, जन सहभागिता कब संभव होता है? जन सहभागिता कब संभव होता है? जब लोग मूर्ख हो, जब नागरिक विवेकशील हो, जब लोग उसे पसंद करें, जब लोग ध्यान दें। तो जब नागरिक विवेकशील होता है ना तब जाकर के जन सहभागिता संभव होता है, ऑप्शन नंबर 2। जब नागरिक विवेकशील हो तब जो है जन सहभागिता संभव होता है, ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। सवाल नंबर 20 है आपका, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सारे सवाल अपने आप में अति महत्वपूर्ण। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसी को नहीं, सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है साथियों बता दीजिए, किसको? तो किसी को नहीं, ऑप्शन नंबर 1 कोई भी व्यक्ति जो है ना राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 1। और राज्यसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्षों का होता है, ठीक है। इन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, मतलब ठीक साथियों, मतलब राज्यसभा का सदस्य का जो होता है कार्यकाल वो होता है 6 वर्षों के लिए। अगला सवाल, भारत के नवनिर्माण के लिए क्या जरूरी है? भारत के नवनिर्माण के लिए क्या जरूरी है? युद्ध, शीत युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव या विश्व युद्ध? तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव जो है ना ये काफ़ी जरूरी है भारत के नवनिर्माण के लिए, ऑप्शन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव काफ़ी जरूरी है भारत के नवनिर्माण के लिए, ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में कितने विरोधी गुट बनाए गए? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में कितने विरोधी गुट बनाए गए थे? 1, 2, 3 या 4? तो विश्व में जो है ना 2 गुट बनाए गए थे, एक आपका था पूंजीवादी और एक था आपका समाजवादी, ठीक है साथियों। पूंजीवादी गुट का जो मुख्य लीडर था वो था अमेरिका, और समाजवादी का जो था ना वो था रसिया, रूस।
तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। सवाल नंबर 23 है आपका, गुट निरपेक्षता का क्या उद्देश्य था? गुट निरपेक्षता का क्या उद्देश्य था? सहयोग, सद्भाव और शांति, युद्ध, विभेद या अलगाव? तो गुट निरपेक्षता का क्या उद्देश्य था? तो सहयोग, सद्भाव और शांति। ऑप्शन नंबर 1 सहयोग, सद्भाव और शांति जो था ना, ये गुट निरपेक्षता का उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा। समाचार पत्र को जनतंत्र का धर्म ग्रंथ किसने कहा है? समाचार पत्र को जनतंत्र का धर्म ग्रंथ किसने कहा है? लास्की, लिंकन, लिपमैन या गांधी जी ने? समाचार पत्र को जनतंत्र का धर्म ग्रंथ किसने कहा है? तो इसका आपका राइट आंसर साथियों क्या आ जाएगा? तो लिपमैन ने, ऑप्शन नंबर 3 लिपमैन जो था, लिपमैन ने समाचार पत्र को जनतंत्र का धर्म ग्रंथ कहा। ऑप्शन नंबर 3 लिपमैन। भारत में सामाजिक पुनर्गठन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भारत में सामाजिक पुनर्गठन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार या जातिवाद? भारत में सामाजिक पुनर्गठन में सबसे बड़ी बाधा साथियों बताइए क्या है आपका? तो ये बताइए क्या है साथियों? जातिवाद है ना, ऑप्शन नंबर 4 जातिवाद जो है ना भारत में सामाजिक पुनर्गठन में सबसे बड़ी बाधा है, ऑप्शन नंबर 4। और यदि आप रियल नॉलेज वर्ल्ड का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो आप 7909 89 503, ठीक है साथियों, आप जो है इस नंबर पे अपना नाम, अपने ज़िला का नाम और अपना सब्जेक्ट लिख करके व्हाट्सअप कर सकते हो। यदि आप रियल नॉलेज वर्ल्ड का STAT के लिए पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो ठीक, जिसका फीस है मात्र 299 रुपीज़, 299 रुपये, ठीक है। और पास होने की पूरी गारंटी यदि आप पूरे असाइनमेंट्स पढ़ गए तो। ठीक है साथियों, मटेरियल देना मेरा काम, पढ़ना आपका। और सारे मटेरियल जो है प्रिंटेबल, उसको प्रिंट भी करा सकते हो। यदि पढ़ गए तो कन्फर्म पास हो जाओगे। चलिए, संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा क्या है? संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी, फ्रेंच, एक और दो दोनों या रूसी? संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा क्या है? तो ये अंग्रेजी और फ्रेंच है, यानी ऑप्शन नंबर 3 एक और दो दोनों। ऑप्शन नंबर 3 इज जो राइट आंसर। अंग्रेजी और फ्रेंच जो है ना UNO का कार्यकारी भाषा है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए साथियों, UNO का स्थापना कब किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1945 को, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए UNO में 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, अंग्रेजी, रूसी, चीनी, अरबी, स्पेनिश और फ्रेंच। लेकिन देखिए मान्यता प्राप्त 6 भाषाओं को, लेकिन कितने भाषाओं में जो है ना उसका कार्य वगैरह होता है, उसका वर्क होता है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच मात्र 2 भाषाओं में ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव या राज्यपाल? तो राज्यपाल जो है ना, राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है, ऑप्शन नंबर 4। राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है, ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या यानी भारत की आबादी कितनी थी, बता दी साथियों। तो ये था आपका लगभग, देखिए अभी कितना है, अभी आपका लगभग 135 करोड़ यानी 1 अरब 35 करोड़, ठीक साथियों। लेकिन 2001 में कितना था? तो ये था आपका लगभग 1 अरब 2 करोड़ 70 लाख के आसपास। तो ऑप्शन नंबर 1 2001 में 1 अरब 2 करोड़ के आसपास था ये। सवाल नंबर 29 है आपका, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? सूरजमुखी, कमल, गुलाब या गेंदा? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है, ऑप्शन नंबर 2। कमल जो है ना भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर साथियों। अगला सवाल, सवाल नंबर 30 है आपका, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या आजीवन के लिए? तो देखिए राज्यसभा का जो होता है ना मेंबर, ये आपका 6 वर्ष के लिए जो चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 6 वर्षों के लिए हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 3 ये जो राइट आंसर। राज्यसभा का जो मेंबर वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। सवाल नंबर 31 है आपका, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? यूनेस्को मीन्स क्या? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है ना, ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस की राजधानी पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय, ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर 1। सत्यमेव जयते जो है ना ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय, मयूर, सिंह या बाघ?
भारत का राष्ट्रीय यदि पक्षी बोलता तो आप मोर करते। ठीक साथियों, ये राष्ट्रीय पशु क्या है? ये बाघ है आपका, ऑप्शन नंबर 4 बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल की खिलाड़ी है? सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल की खिलाड़ी है? एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, लॉन टेनिस या फुटबॉल? तो टेनिस खेलती है, ऑप्शन नंबर 3। सानिया मिर्जा जो टेनिस खेलती है ना, ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 टेनिस। शहर की ओर गांव के लोग के पलायन को रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? शहर की ओर गांव के लोगों के पलायन को रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है? शहर के कृषि मजदूरों के सामानों पर बिक्री कर बढ़ाना, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शहरों में नगरपालिका कायम करना या शहरों में जाली राशन कार्डों की सघन जांच करना? तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। शहर की ओर गांव के लोगों के पलायन को रोकने के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो सार्क का मेंबर नहीं है? सार्क आपका दक्षिण एशिया का एक आपका क्या महत्वपूर्ण संगठन है। तो सार्क का मेंबर कौन सा देश नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या थाईलैंड? तो इसका आपका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? थाईलैंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 थाईलैंड जो है ना सार्क का मेंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज जो राइट आंसर। देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, दक्षिण एशिया का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। सार्क जो है सार्क सार्क दक्षिण एशिया का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान शामिल है। मतलब साथियों क्या कि यहाँ पर जो है थाईलैंड शामिल नहीं है। यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। यहाँ पे आप 4 कर लेंगे। चलिए देखिए, सार्क में क्या होता है साथियों? सार्क में क्या होता है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसका गठन कब किया गया था? तो 8 दिसंबर 1985 को। और इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो ढाका में है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क का मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा आप। और 8 दिसंबर 1985 को सार्क का गठन किया गया था। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? जयदेव, वेद व्यास, विष्णु शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों कौन है ये? विष्णु शर्मा है, ऑप्शन नंबर 3। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, और इसके बाद महाभारत का लेखक महर्षि वेद व्यास। ठीक है, और ये साथियों तो ये भी आप याद रखेंगे। सवाल नंबर 38 से आपका, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है देश की समस्याओं के प्रति किस पर? तो देश की समस्याओं के प्रति कैसे व्यवहार पर जो है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, गैर कानूनी कार्रवाई पर या अपनी जाति के हितों की रक्षा पर? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर जो है ना, इस पर जो है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर ही लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। सवाल नंबर 39 से आपका, संविधान की किस धारा में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है? संविधान की किस धारा में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है? तो धारा 45, ऑप्शन नंबर 3। धारा 45 में जो है ना 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है। केंद्र सरकार किस योजना के तहत शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहायता कर रही है? केंद्र सरकार किस योजना के तहत जो है शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहायता कर रही है? ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन सफाया या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत जो है ना केंद्र सरकार शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहायता कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। देखिए अब ये शुरू कब हुआ और क्या था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे 1986 में देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए जारी किया गया था। मतलब बताइए साथियों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में शुरू हुआ था आपका ये। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में छात्रों को आवश्यक संस्थागत उपकरण और निर्देशक सामग्री उपलब्ध करा के अध्ययन में मदद करना है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। शुरू कब हुआ था? 1986 में। 1988 ईस्वी में देश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी थी? 1988 ईस्वी में देश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी थी? तो ये था आपको लगभग कितना? 5,55,700। 5,55,700 लगभग उसमें देश में
आपके प्राइमरी स्कूल थे। ऑप्शन नंबर 2 5,55,700। सबों के लिए स्वास्थ्य योजना पूरा करने के लिए सरकार ने कौन सी समय सीमा रेखा निश्चित की थी? सबों के लिए स्वास्थ्य योजना पूरा करने के लिए पिछली सरकार ने कौन सी समय सीमा रेखा निश्चित की थी? तो 2000 ईस्वी तक, लेकिन हो नहीं पाया। ऑप्शन नंबर 1 2000 ईस्वी तक। और शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या हाल है पूरे देश में, आपको अभी भी पता है साथियों। स्वास्थ्य योजना को संसद ने कब स्वीकार किया? स्वास्थ्य योजना को संसद ने कब स्वीकार किया था? स्वास्थ्य योजना को संसद ने कब स्वीकार किया? तो 1983 में। ऑप्शन नंबर 3 1983 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा तकनीक किसने निकाली है? मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा तकनीक किसने निकाली है? भारत ने, पाकिस्तान ने, मदर टेरेसा या यूनिसेफ? मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा तकनीक किसकी देन साथियों? ये यूनिसेफ का। यूनिसेफ, और यूनिसेफ के तहत ही पोलियो का कार्यक्रम चलता है, ध्यान रखिएगा आप। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, ये है आपका यूनिसेफ। मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा पद्धति कब निकाली गई? मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा पद्धति कब निकाली गई थी, मतलब कब ये शुरू हुआ था? तो 1984 में, 1984। ऑप्शन नंबर 2 1984 ईस्वी में था ना, 1984 ईस्वी में मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा पद्धति शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 यूनिसेफ के द्वारा। 1984 ईस्वी में यूनिसेफ ने कितने देशों को मौखिक पुनर्जलीकरण लवण की दावा दी? 1984 ईस्वी में यूनिसेफ ने कितने देशों को मौखिक पुनर्जलीकरण लवण की दावा दी थी? तो लगभग ये 78 देशों को। ऑप्शन नंबर 1 78 देशों को जो है दावा दी थी। ऑप्शन नंबर 1 ही जो राइट आंसर। माँ के दूध से पहले निकलने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? माँ के दूध से पहले निकलने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ग्लूकोज, लैक्टोज, ग्लूकोन डी या कोलेस्ट्रम? इसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 माँ के दूध से पहले निकलने वाले तरल पदार्थ को कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आँख की बीमारी से बचने के लिए क्या जरूरी है? आँख की बीमारी से बचने के लिए क्या जरूरी है? विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन डी? तो विटामिन ए जो है काफ़ी ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है हमारे आँखों के लिए। ऑप्शन नंबर 3 विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से जो है ना आँख में होने वाले रतौंधी रोग भी हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 विटामिन ए। 49। भारत में प्रति 1000 बच्चों में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? भारत में प्रति 1000 बच्चों में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? बताइए अब भी ये कितना है आंकड़ा साथियों। देखिए चूंकि ये जो है साथियों अब पुराना आंकड़ा है, अपडेटेड जो है थोड़ा सा आप अभी चेक कर लेंगे। तो भारत में प्रति 1000 बच्चों में शिशु मृत्यु दर जो है घटकर कितनी हो गई है? तो लगभग 91। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, लगभग 91, यानी 1000 बच्चों में जो है लगभग 91 बच्चा अब जो है वो सही से जन्म नहीं ले पाते हैं। और आज का यह अंतिम सवाल, भारत में जिन जातियों को विशेष अधिकार मिले हैं उनकी सूची बनाने का आदेश कौन देता है? भारत में जिन जातियों को विशेष अधिकार मिले हैं उनकी सूची बनाने का अधिकार कौन देता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिमंडल के द्वारा? तो राष्ट्रपति जो है ना देते हैं आदेश SC ST कैटेगरी का लिस्ट बनाने का। तो ऑप्शन नंबर 2 भारत में जिन जातियों को विशेष अधिकार मिले हैं उनकी सूची बनाने का आदेश राष्ट्रपति देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। और साथियों बस इतना ही। और यदि आप रियल नॉलेज वर्ल्ड का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 79 090 89 503 पे अपना नाम, ठीक है, अपना सब्जेक्ट और अपना ज़िला का नाम लेकर व्हाट्सअप कर सकते हैं। विश्वास कीजिए, ठीक है, असाइनमेंट्स देना मेरा काम, पढ़ना आपका। यदि पढ़ पाइएगा तो ज़रूर लीजिए, पढ़ जाओगे तो कंफर्म पास हो जाओगे। इतना है, पढ़ जाओगे तो कंफर्म आपका मार्क्स 125 प्लस के आसपास आएगा। बस इतना आज के लिए। सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज़ लाइक द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।